हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग खुश हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई को निरंतर रूप से जारी रख पाए। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म एस आर स्टूडेंट सॉल्यूशन पर। आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो हमारा अध्याय 5 का एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र क्या होता है बेटा कि मानव के अंदर श्वास या सांस की प्रक्रिया को करने के लिए जो तंत्र पाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, श्वसन तंत्र कहते हैं। दूसरी भाषा में श्वसन और श्वास दोनों अलग अलग चीज होती है बेटा। ऐसा नहीं होता कि श्वसन और श्वास एक है, ऐसा कभी नहीं होता। यानी कि पहले तो हम लोग यही डाउट क्लियर कर लेते हैं कि श्वसन और श्वास में क्या अंतर है। सबसे पहली बात हम बात करते हैं श्वसन और सांस में, या ऐसा कह सकते हो श्वास, इन दोनों में अंतर की हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं कि आखिर में श्वसन और श्वास होता क्या है। सबसे पहली बात, श्वसन जो होता है बेटा, इसकी हम परिभाषा की बात करें तो कोशिकाओं के अंदर, किसके अंदर बेटा, कोशिकाओं के अंदर O2 की उपस्थिति में जो विखंडन होता है, यानी विखंडन किस चीज का होगा, ग्लूकोज का होगा। किसका होगा, ग्लूकोज का होगा। और क्या प्राप्त हो रही है, हमें ऊर्जा प्राप्त हो रही है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है। फिर बात आती है श्वास क्या होता है। तो श्वास होता है O2 को शरीर के अंदर लेना व कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालना, या फिर आसान भाषा में या फिर साइंटिफिक भाषा में हम लोग बात करें, एक अंतः श्वसन और एक उच्च वसन की क्रिया को श्वास या सांस कहा जाता है। आप लोगों ने सांस अंदर ली और आप लोगों ने सांस बाहर निकाल दी। अब ये जो प्रक्रिया हुई ये थी श्वास। क्या थी, श्वास या सांस। और यही श्वसन के दौरान जो हमने ऑक्सीजन ली थी, ये हमारे शरीर की कोशिकाओं के अंदर हमारे जो अंग होते हैं, अंगों के अंग किससे बने होते हैं, ऊतक किससे बने होते हैं, कोशिकाओं से। उस कोशिका के अंदर जा करके वो जो खाद्य पदार्थों का विखंडन उस ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा और हमारे शरीर को क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है। तो यहां तक सबको समझ आए श्वास और श्वसन में अंतर। अब हम बात करते हैं श्वसन कितने प्रकार का होता है। जो श्वसन होता है बेटा वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, दो प्रकार का। पहला जो है वो होता है आपका वायवीय श्वसन। कौन सा श्वसन, वायवीय श्वसन। यानी कि वायवीय श्वसन क्या होता है बेटा, वायवीय श्वसन होता है वायु की अकेली वायु नहीं कह सकते, इसको कहते हैं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन की क्रियाएं होती है वो क्या होती है, वायवीय श्वसन कहलाती है। दूसरा जो इसका प्रकार है वो है हमारा अवायवीय श्वसन। यानी कि श्वसन को कितने भागों में विभाजित किया गया बेटा, दो भागों में। पहला था आपका वायवीय श्वसन और दूसरा था आपका अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन की यदि परिभाषा की बात करें तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन की क्रिया होती है, वो क्या कहलाती है, हमारा वायवीय श्वसन कहलाता है। और दूसरी हम बात करें कि जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में प्लस CO2 की प्रेजेंस में
जो श्वसन की क्रिया होती है, जो श्वसन की क्रिया होती है वो क्या कहलाता है हमारा, अवायवीय श्वसन कहलाता है। यहां तक सबको समझ में आया। अब हम लोग बात करते हैं सर वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन कहाँ पाया जाता है और इसमें होने वाली अभिक्रियाएं कौन कौन सी होती। तो देखो अब हम लोग बात करते हैं कि वायवीय श्वसन क्या है। वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन क्या हो गया, वह श्वसन की क्रिया जो किसकी उपस्थिति में हो रही है, O2 की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, O2 की उपस्थिति। अब O2 की उपस्थिति में हम लोग देखते हैं कि ये वाली क्रियाएं कहाँ होती है, हमारे मानव शरीर की कोशिकाओं में, या फिर हम कह सकते हैं कि जंतुओं की कोशिकाओं के अंदर ये वाला श्वसन पाया जाता है, ये वाला श्वसन पाया जाता है। इसकी अभिक्रिया कौन सी होती है बेटा, इसकी अभिक्रिया होती है, मान लो जो हमारे शरीर में जो ग्लूकोज संग्रहित है ना, वो ग्लूकोज किसकी उपस्थिति में टूट रहा है बेटा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट रहा है, और वो टूट करके क्या बना रहा है हमारा CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। यानी कि बेटा तुम लोग ये चीज देख सकते हो, पहले तो ये देखो कि क्या ये अभिक्रिया संतुलित है, यानी कि संतुलित, ये भी वाला भी टॉपिक क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि 6 2 12, यहाँ पर कार्बन के हैं, यहाँ भी कार्बन के कितने हैं 6 है, तो यहाँ पर ये नहीं होगा 6H2 सॉरी, ठीक है। तो ये वाली अभिक्रिया कहाँ पर होती है, ये हमारी कोशिकाओं के अंदर होती है, यानी ग्लूकोज के ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटेगा और टूट करके क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस ऊर्जा। ये जो CO2 बनी है, ये CO2 क्या करेगी, हमारे रक्त के माध्यम से कहाँ तक पहुंचेगी बेटा, फेफड़ों तक पहुंचेगी। कहाँ तक पहुंचेगी, फेफड़ों तक पहुंचेगी, और फेफड़ों में जो वायु कुपिकाएं होती है वो क्या करती हैं, इनको, ये जो हमारे शरीर में ज्यादा CO2 बनती है, इसको कहाँ ले जाती है, बाहर श्वसनिकाओं के माध्यम से कहाँ ले जाती है, बाहर ले जाती है। यहाँ तक सबको समझ में आया नहीं है। अब दूसरी बात आती है सर अवायवीय श्वसन क्या है, क्या बात आती है कि सर अवायवीय श्वसन क्या है। अवायवीय श्वसन यानी कि श्वसन की वह क्रिया जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, किसके अनुपस्थिति में हो रही है बेटा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ये वाली प्रक्रिया जो है वो 2 जगह हमें देखने को मिलती है। सबसे पहले तो हमें मानव के अंदर ही देखने को मिल जाती है, जो पेशियां होती है हमारी मांसपेशियां, जब मानव बहुत ज्यादा तेजी से, आप लोगों ने एथलेटिक्स देखे होंगे, या फिर आप लोग खुद ही देखो, आप अगर मान लिया आप बैठे हो, थोड़ी देर में ही आप लोग खड़े होकर के भागो, 1 किलोमीटर लगातार भागोगे, तो उस समय आप लोगों को ऑक्सीजन की खपत क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा, और आपके शरीर को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, मगर पेशियों तक वो इतनी ज्यादा ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी। तो उस वजह से ये हमारी जो पेशियां ये क्या करेंगी, अवायवीय श्वसन करेंगी, और हमारी मांसपेशियां क्या करेंगी बेटा, कि हमारे शरीर का जो ग्लूकोज है वो किसकी उपस्थिति में टूटेगा, CO2 की प्रेजेंस में एक श्वसन की प्रक्रिया करेगा, और क्या बना लेगा, हमारा लैक्टिक अम्ल बना लेगा। क्या बना लेगा, लैक्टिक अम्ल, और उसी के साथ हमें क्या प्राप्त होगी, ऊर्जा प्राप्त होगी। ये वाले श्वसन की जो प्रक्रिया होती है ये किसके अंदर पाई जाती है, मानव पेशियों में। दूसरा हम लोग देखते हैं सूक्ष्म जीवों में यीस्ट जो होता है वो कौन सा श्वसन करता है, अवायवीय श्वसन करता है, क्योंकि ये यीस्ट क्या करता है बेटा, ये ग्लूकोज को CO2 की प्रेजेंस में तोड़ता है और क्या बना देता है, हमारा मेथेनॉल बना लेता है। क्या बना लेता है, एथेनॉल बना, मेथेनॉल नहीं बनाता, एथेनॉल बना लेता है। उसी के साथ में क्या मिलती है हम लोगों को, ऊर्जा प्राप्त होती है, और कौन सी गैस बाहर निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से बाहर निकलती है। सॉरी, यहाँ पर क्या होता है कि ये वाली अभिक्रिया में क्या होता है कि ये ग्लूकोज जो है ना वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटता है। किसकी अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये ग्लूकोज जो है टूटता है, लैक्टिक अम्ल प्लस CO2 बनाता है ना, प्लस क्या बनती है हमें, ऊर्जा। इसी प्रकार से यीस्ट जो होती है उसके अंदर क्या होता है, ग्लूकोज टूटता है और क्या बनाता है, हमारा ग्लूकोज टूट करके क्या बनाएगा बेटा, एथेनॉल बनाएगा। क्या बनाएगा बेटे, एथेनॉल बनाएगा, और यह एथेनॉल जो होती है ना ये किस्म के एथेनॉल, और क्या मिलती है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से बाहर निकलती है। समझ गए क्या, तो इस बार यह वाली प्रक्रिया किसमें पाएगी, यीस्ट में, और ये वाली किसमें पाएगी, मांसपेशियों में। तो हम लोगों ने श्वसन के बारे में पढ़ लिया। श्वसन कितने प्रकार का था, 2, वायवीय और अवायवीय श्वसन। अब देखो बेटा जी, ये जो श्वसन के दौरान हम लोग देख रहे हैं कि ऊर्जा बन रही है। सर बार बार आप नाम लिख रहे हो, ऊर्जा ऊर्जा ऊर्जा, क्या है ये ऊर्जा,
ऊर्जा क्या है बेटा? ये ऊर्जा का जो रूप है, हमारे शरीर में जो ऊर्जा पाई जाती है वो किस रूप में होती है? एटीपी के रूप में होती है। किसके रूप में होती है? एटीपी। एटीपी का पूरा नाम क्या होता है? एडिनोसिन एडिनोसिन ट्राई फोस्फेट। क्या होता है बेटे? एटीपी का क्या नाम हो गया पूरा? एडिनोसिन ट्राई फोस्फेट। देखो बेटा, ये जो एटीपी होती है ना, जब ये टूटती है ना, एटीपी का जब कोई भी अणु टूटता है तो लगभग 30.5 किलो जूल ऊर्जा का निर्मोचन करता है, यानी मोचित होती है, बाहर निकलती है। समझ गए क्या? एटीपी का अणु जब टूटेगा बेटा तो ये किसमें टूटेगा? एडीपी प्लस फोस्फेट के अंदर ये टूटेगा। ये वाली बात आप लोगों को याद रखनी है। समझे कि नहीं समझे? एटीपी का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में जितने भी हम काम कर रहे हैं, मैं हाथ हिला रहा हूँ तो ऊर्जा चाहिए, तो उस समय भी क्या हो रहा है? एटीपी टूट रही है। मैं कहूँ कुछ भी काम कर रहा हूँ तो उस समय हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और निरंतर रूप से हमारे शरीर में हम तभी तो बार बार श्वसन की क्रिया कर रहे हैं। श्वसन की क्रिया कर रहे हैं क्यों? क्योंकि हमारी कोशिकाएं जो है वो निरंतर रूप से काम कर रही है, निरंतर रूप से कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है। इसलिए हमें उस कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालना है ना, और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लेना है। समझे कि नहीं समझे? अब हम जो आगे जो हम लोग बात करेंगे कि सर आप हमें ये बताइए कि ये जो आपका एटीपी वगैरह तो हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं सर। अब हमें बताओ कि मानव श्वसन कर कैसे रहा है, कौन कौन से उसमें अंग हैं, किस प्रकार से वह श्वसन की क्रिया को दोहरा रहा है। तो देखो, हाँ, तो अब हम लोग बात करेंगे कि मानव के अंदर श्वसन तंत्र कैसा होता है, कैसे कोई भी व्यक्ति नाक से या मुंह से सांस ले रहा है, कैसे वो सांस ले रहा है वो कैसे नीचे जा रहा है, कैसे उसको फेफड़े बोल रहे हैं, कैसे पसलियां गति कर रही हैं, कैसे डायाफ्राम गति कर रहा है ना, वो सांस कहाँ जा रहा है, किस प्रकार से जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं वो हमारे रक्त में पहुंच रही है। तो इन सभी चीजों के बारे में हम लोग अब चर्चा करेंगे। तो देखो बेटा, क्या होता है कि बाह्य वायुमंडल में क्या है? वायु। क्या है वायुमंडल के अंदर? वायु। इस वायु को या तो नासा द्वार के लिए, ये क्या होता है हमारा? नासा द्वार। क्या होता है? नासा द्वार। ये क्या होता है? मुख। क्या होता है यहाँ पर? मुख। इसके द्वारा क्या ली जाती है? वायु को अंदर लिया जाता है। अब ये यहाँ पर जो कंठ बने हुए, इसी के पास में, इसी के साथ में इधर होती है ग्रसनी, और यहाँ क्या होती है? आपकी श्वास नली, है ना। तो ये जो श्वास नली होती है, इसके अंदर क्या जाती है? ये वायु जाती है। समझ गए क्या? अब ये जो श्वास नली है, ये कौन सी नली है बेटा? श्वास नली। कौन सी नली? श्वास नली। ये श्वास नली वायु के आने और जाने से पिचक ना जाए, है ना, वो पिचक ना जाए, इसके लिए उसमें क्या पाए जाते हैं? उपास्थि छल्ले पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? उपास्थि छल्ले पाए जाते हैं, है ना। ये छल्ले क्या काम करते हैं? ये श्वास नली को एक प्रकार से पिचकने नहीं देते हैं। समझ गए क्या? उसके बाद में ये जो श्वास नली है वो आगे जाकर के दो भागों में विभाजित हो जाती है। इन ये जो दोनों भागों में विभाजित हो जाती है, इसे कहते हैं श्वसनी। क्या कहते हैं? श्वसनी कहते हैं। उसके बाद में बात आ गई है श्वसनी दो भागों में विभाजित हुई, दाईं श्वसनी और बाईं श्वसनी। उसी प्रकार से ये जो फेफड़े थे वो दो भागों में विभाजित हो गए। ये हो गया हमारा दायां फेफड़ा। कौन सा फेफड़ा? दायां फेफड़ा। ये मेरे अनुसार दायां फेफड़ा, बाकी यदि आप लोग इस प्रकार से देख रहे हैं तो ये फेफड़ा कौन सा है? बायां फेफड़ा। इसको ऐसे समझिए, इसको यहाँ पर लिख लो बायां फेफड़ा। बायां फेफड़ा आप लोग इसे लिख सकते हो। और ये कौन सा फेफड़ा हो गया बेटा? दायां फेफड़ा। क्या हुआ? ये वायु श्वसनी से बाद में ये श्वसनी जो थी ना, आगे जाकर के और छोटी छोटी श्वसनिकाओं में विभाजित होगी। ये श्वसनी आगे जाकर के कितने में विभाजित होगी? छोटी छोटी श्वसनिकाओं में विभाजित होगी। इसको श्वसनिका लिख सकते हो आप सीधा, है ना। इसमें विभाजित होगी, छोटी छोटी श्वसनिका में विभाजित होगी। इन्हीं श्वसनिका के अंतिम छोर पे कुछ गुब्बारे नुमा संरचनाएं बनी हुई होती हैं। इन गुब्बारे नुमा संरचनाओं को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? वायु कुपिका हम लोग कहते हैं। समझ गए क्या? अब ये जो फेफड़े हैं, ये फेफड़े कैसे होते हैं? मतलब गुब्बारे नुमा क्या होते हैं? ये होते हैं गुब्बारे नुमा। ये जो आकृति है ना, गुब्बारे नुमा ये जो आकृति है, इसको कहते हैं फेफड़े। क्या कहते हैं इन्हें?
फेफड़े, समझ गए क्या? इन्हीं फेफड़ों को बाह्य आघातों से बचाने के लिए, फेफड़ों को एक जगह पर स्टोर रखने के लिए, यानी कि जब फेफड़े अपनी गति कर रहे हैं, फूल रहे हैं, कभी सिकुड़ रहे हैं, कभी फूल रहे हैं, कभी सिकुड़ रहे हैं, तो इसके लिए हमें कौन इनकी हेल्प कौन करता है कि मतलब बाह्य, ऐसे अगर मान लो ये संरचना ना होती, ये कौन सी संरचना है? पसलियां। क्या है ये है बेटा पसलियां। क्या है? पसलियां। मान लो पसलियां ना होती, क्या होता अगर पसलियां ना होती? यहाँ पर पसलियां होती नहीं तो आपके फेफड़े ना, आप बहुत ज्यादा हवा ले लेते तो फेफड़े यहाँ से बाहर आ जाते हैं। ऐसा होता क्या? ऐसा हो जाता है ना। या फिर ऐसा होता कि फेफड़े पिचक गए, इधर उधर हो गए, है ना। तो क्या होता है कि ये जो पसलियां होती हैं, या फिर आप मान लो किसी ने मतलब यार दोस्त लड़ते रहते हैं, 10वीं कक्षा के बच्चों की तो एक खास बात है कि आपस में लड़ते रहते हैं, लड़ते लड़ते साथ वाले ने दूसरे के पंच मारा। अब जैसे ही उसने उसके पंच मारा यहाँ पर, है ना, चेस्ट के ऊपर जैसे उसने पंच मारा, मारते उसका फेफड़ा पिचक गया है, फेफड़े पे चोट लग गई। ऐसा हो जाता है ना, हो जाता है कि मान लो कोई भी ऐसे छोटी मोटी बात है तो आप लोग एक दूसरे को ऐसे धक्का देते हैं, तो उस समय क्या होता है? धक्का दे, अरे भाई मेरा तो फेफड़ा पिचका दिया तो, है ना, ऐसा हो सकता है ना। तो फेफड़े की रक्षा करने का काम कौन करती है? हमारी पसलियां करती है, समझ गए क्या? फिर बाद में ये नीचे नीचे जो पाया जाता है ये डायाफ्राम होता है बेटा। क्या होता है? डायाफ्राम होता है। ये जो परत आप लोग देख रहे हो ये क्या है? डायाफ्राम। डायाफ्राम क्या करता है कि हमारे वक्ष का क्षेत्र बढ़ाने की काम करता है। मान लो अभी हमारा वक्ष, मान लो जैसे सांस छोड़ते हैं तो वक्ष क्षेत्र कैसा होता है? कम। अब हमें सांस अंदर लेनी है तो हमें वक्ष क्षेत्र बढ़ाना पड़ेगा ना। तो ये क्या करती है? ये संरचना क्या काम करती है? हमारे वक्ष क्षेत्र को बढ़ाने का काम है करती है। अब एक सवाल इसमें ये पूछा जाता है कि सर ये बताओ, जब मैं सांस ले रहा हूँ, यानी एक अंतःश्वसन की क्रिया जब हो रही है, तो फेफड़े और डायाफ्राम की गति क्या होती है? तो इसको समझने के लिए आप लोगों को कैसे समझना पड़ेगा, मतलब चीज को खुद के ऊपर लेके समझो। सांस लिया मैंने, सांस लिया, सांस लेते ही वक्ष क्षेत्र बढ़ा, तो पसलियों की गति कहाँ हुई? बाहर। डायाफ्राम कहाँ गया? नीचे। सांस जैसे मैंने बाहर छोड़ा तो पसलियों की गति अंदर, डायाफ्राम कहाँ गया? ऊपर। ये वाली चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। अंतःश्वसन के समय पसलियां कहाँ की तरफ गति करती हैं? बाहर की तरफ, डायाफ्राम नीचे की तरफ। उच्छ्वसन के समय पसलियां अंदर की तरफ, डायाफ्राम ऊपर की तरफ। ठीक है क्या? अब उसके बाद में बात आती है कि सर अब आप हमें ये बताओ कि जैसे मैंने नासाद्वार या मुख द्वार से वायु ली, वायु कहाँ गई? हमारी श्वास नली, श्वास नली से कहाँ गई? श्वसनी, श्वसनी से कहाँ गई? श्वसनिकाओं में, श्वसनिकाओं से कहाँ गई? वायु कुपिकाओं में। और जैसे वायु अंदर गई तो वायु कुपिकाएं फूल गई, वायु कुपिकाएं फूल गई ना। तो ये बेटा ये हम इसका यहाँ पर देख लेते हैं कि ये क्या है? हमारी एक वायु कुपिका। क्या है? हमारी एक वायु कुपिका। ये वायु कुपिका की ये जो अंतिम परत होती है ना, ये वायु कुपिका की जो परत होती है ये होती है पतली। कैसी होती है बेटा? पतली झिल्ली होती है इसमें। कैसी झिल्ली लगी होती है, यानी परत कैसी होती है? एकदम पतली। ये जो वायु कुपिका है ये रक्त की जो कैसी का रक्त की नसें कह सकते हो आप, या फिर जो शीरा होती है उसके साथ में जुड़ी हुई होती है। किसके साथ में? शीरा के साथ में। कौन सी शीरा? ये हृदय में जाती है, महाशीरा होती है। ठीक है क्या? इस शीरा के साथ में जुड़ी होती है। और हमें पता है कि ये जो शिराएं होती हैं वो कैसे रक्त का परिवहन करती हैं? अशुद्ध रक्त का। कैसे रक्त का परिवहन करती हैं? अशुद्ध रक्त का परिवहन करती हैं। तो उस समय क्या होता है, ये शिराएं जो अंगों से, जो हमारे हृदय के अंदर जो अशुद्ध रक्त आया था, उस अशुद्ध रक्त को कहाँ लेके? फेफड़ों तक। अब इसके अंदर क्या है? इसके अंदर CO2 लेवल क्या होगा? ज्यादा, और O2 लेवल क्या होगा बेटा? कम होगा। यानी कि जो रक्त हमारे अंगों से आ रहा है वो अंगों से हृदय में है, हृदय से वो रक्त कहाँ भेजा जाए? साफ करने के लिए हमारे फेफड़ों के पास। अब साफ करने, रक्त में तो गंदगी थोड़ी है, गंदगी नहीं है बेटा। उसमें क्या है? उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा है और O2 का लेवल कैसा है? कम है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इसमें ज्यादा था और O2 का लेवल क्या था? कम था। और बाहर वायु कुपिकाओं से जो वायु आई उसमें O2 का लेवल क्या था? ज्यादा, और CO2 का लेवल क्या था? कम था। अब CO2 दम O2 गैस होती है, वैसा नहीं होता कि वायु जो बाहर से ली सर उसमें भी तो CO2 ज्यादा हो सकती है, नहीं होती, उसमें CO2 का लेवल ज्यादा, क्यों है ना? तो वायुमंडल में इतनी ज्यादा CO2 है ही नहीं, क्या है? नहीं है ना। 1% 2% के करीब बताई जाती है, 1% बताई जाती है अन्य गैसों में, उसमें CO2। ठीक है। तो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम है और O2 का लेवल क्या है? ज्यादा है। तो यहाँ इस वायु कुपिका और इन नसों के मध्य क्या होता है? वायु कुपिका और शीरा के मध्य क्या होता है? विसरण की क्रिया होती है। किसकी क्रिया होती है बेटा? विसरण की क्रिया होती है। विसरण की क्रिया होने का मतलब क्या है कि विसरण की क्रिया एक ही बात कहती है कि ज्यादा वाला कम की तरफ जाएगा, कम वाला ज्यादा की तरफ। तो यहाँ पर O2 क्या है? ज्यादा है, तो ये कहाँ चली जाएगी? शीरा के अंदर। और यहाँ पर CO2 क्या है? कम, और यहाँ पर CO2 क्या है? ज्यादा, तो
ये CO2 कहां से ले जाएगी, फेफड़ों के अंदर। जैसे ही यहाँ पर CO2 आई, उच्च वसन के समय इस CO2 को क्या किया जाएगा, उसी प्रोसीजर से, जिस प्रोसीजर से ये अंदर आई है, उसी प्रक्रिया के द्वारा इसे क्या कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। और जो वायु बाहर निकल रही है, जो वायु बाहर निकल रही है, उसमें CO2 का लेवल कैसा है, ज्यादा, और O2 का लेवल कैसा है, कम। और ये जो वायु अंदर गई थी, यानी कि अंतर श्वसन के समय जो वायु काम में आई थी, उस वायु के अंदर O2 का लेवल क्या था बेटा, ज्यादा, CO2 का लेवल क्या था, कम। समझे कि नहीं समझे? ये होती है मानव के अंदर श्वसन की क्रिया। अब ये जो यहाँ पर CO2 है, यह हमारी जो नसें हैं इनमें क्या उपस्थित होता है, हीमोग्लोबिन। क्या होता है, हीमोग्लोबिन। उस हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ करके ये O2 हमारे शरीर के सभी अंगों को क्या प्रदान करेगी, O2 प्रदान करेगी। और O2 का परिवहन कौन करता है, रक्त। और ये वाली चीज हम लोग किसमें पढ़ेंगे, रक्त परिवहन तंत्र के अंदर पढ़ेंगे। तो ये था हमारा मानव में श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र के अंदर लगभग सारी चीजें आ गई है ना, और कुछ भी नहीं बचा। मुख्य रूप से ऐसा बताया जा रहा है कि इस बार बोर्ड के एग्जाम में श्वसन तंत्र ज्यादा इंपॉर्टेंटली पूछा गया, क्योंकि पिछले 1-2 सालों में नहीं पूछा गया था। इस वजह से श्वसन तंत्र को आप लोग ढंग से याद करें, श्वसन तंत्र पे जितना हो सके उसको उतना ज्यादा रिवाइज करें, इसके डायग्राम को ज्यादा से ज्यादा बनाकर देखें, ताकि ये डायग्राम आपके लिए बनाना क्या हो जाए, आसान हो जाए। आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज की कक्षा बहुत अच्छी लगी होगी, जितना भी समझाया सारा समझ आया होगा। और निरंतर रूप से आप हमारे साथ जुड़े रहिए, ताकि आप लोगों को जितने भी वीडियो हम लोग डाल रहे हैं जो हमारे बोर्ड के एग्जाम के रूप से महत्वपूर्ण है, वो चीजें आपको क्या होती रहे, रिवाइज होती रहे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रही। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आप लोगों को सब कुछ समझ आया होगा। और एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके, अब लगभग परीक्षा के लिए 8-10 दिन बचे हैं, तो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, क्योंकि आप लोगों को 95+ स्कोर करना ही करना है ना। तो ये नहीं कहता, प्रेशर नहीं दे रहा कि करना ही, बाकी ये कहता हूँ कि जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा चीज़ों को क्या कर पाओगे, आप कैच कर पाओगे। और जितनी ज़्यादा चीज़ें कैच होगी, उतने ज़्यादा आप लोग अपने एग्जाम में बेटर परफॉर्मेंस दिखा पाओगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम, जय हिंद, जय माता दी।